दामिनी और अर्चना बिके हुए गुलामों की तरह रुपए थमा देती, निर्देशों पर नाचती। सुरेखा अब सुरेखा दीदी बन गई है, अच्छा खासा रुतबा हो गया है। अक्सर पूछ लिया करती है, कहाँ रही इतनी देर तक। आंटी नाराज हो रही है, लड़कियों को मकान मालकिन कम वार्डन नीलिमा ने रोज की तरह दरवाजे पर ताला लगा दिया और बोली, लड़कियों में बाहर की लाइट बंद कर रही हूँ, अपने अपने कमरे अंदर से ठीक से बंद कर लो। एक नियमित दिनचर्या है यह, इसमें जरा भी दाएं बाएं नहीं होता। जैसे सूरज उगता और ढलता है, ठीक उसी तरह रात 10 बजते हैं दलान में नीलिमा की यह घोंसड़ा गुजार करती है। उनका मकान छोटा मोटा गर्म होटल ही है। दिल्ली या उस जैसे महानगरों में कईयों ने अपने घरों को ही थोड़ी बहुत रद्द बदल कर छात्रावास में तब्दील कर दिया है। दूर दराज के गांवों कस्बों और शहरों से लड़कियां कोई ना कोई कोर्स करने महानगरों में आती रहती हैं और कोर्स पूरा होने के साथ ही हॉस्टल छोड़ देती हैं। इसमें मकान कब जाने का भी कोई अंदेशा नहीं रहता। 15 साल पहले नीलिमा ने अपने मकान का एक हिस्सा पढ़ने आई लड़कियों को किराए पर देना शुरू किया था। उस काम में आमदनी होने के साथ साथ उनके मकान ने अब कुछ कुछ गर्ल होटल का रूप ले लिया है। आय होने से नीलिमा का स्वास्थ्य और आत्मविश्वास तो अवश्य सुधरा, लेकिन बाकी रहन सहन में ठहराव ही रहा। हाँ, उनकी बेटी के शौक जरूर बढ़ते गए। अब तो पैसा जैसे उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। घर में ही हम उम्र लड़कियां हैं, पर वह तो जैसे किसी को पहचानती ही नहीं। सुरेखा और मीना एमएससी गृह विज्ञान के फाइनल में है। पिछले साल जब वे रांची से आई थी तो बिचली सी रहती थी। जान पहचान वालों ने उन्हें नीलिमा तक पहुंचाया। 1500 रुपये एक कमरे का, एक कमरे को 2 लड़कियां शेयर करेगा। नीलिमा की व्यावसायिकता में क्या मजाल जो कोई उंगली उठा दे। ठीक है, सुरेखा और मीना के पिताजी ने राहत की सांस ली कि किसी अनजान लड़की से शेयर नहीं करना पड़ेगा। खाने का इंतजाम अपना होगा। वैसे यहाँ टिफिन सिस्टम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलिमा बताती जाती है, सब कुछ ठीक ठाक लगा। अब तो वे दोनों अभ्यस्त हो गई हैं। गर्ल्स हॉस्टल की जितनी हिदायतें और वर्जनाएं होती हैं, सबकी वे आदी हो चुकी हैं। नो बॉयफ्रेंड अलाउड यह नीलिमा की सबसे अलार्मिंग चेतावनी है। सुरेखा और मीना के बगल के कमरे में देहरादून से आई दामिनी और अर्चना है। दोनों ग्रेजुएशन कर रही हैं। इंग्लिश ऑनर्स करते हुए उनके चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे इंग्लैंड से सीधे आई है और सारा अंग्रेजी साहित्य इनके पेट में हो। दोनों कमरों के बीच में एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक गैस का चूल्हा, फिल्टर, फ्रिज और रसोई का छोटा मोटा सामान रखा है। बस यही वह स्थान है जहां देहरादूनी लड़कियां मात खा जाती हैं। सुरेखा नंबर 1 कुक है। जब तक प्रस्ताव रख देती है, चाइनीज सूप पीना हो तो 20-20 रुपए जमा करो। दामिनी और अर्चना बिके हुए गुलामों की तरह रुपए थमा देती, निर्देशों पर नाचती। सुरेखा अब सुरेखा दीदी बन गई है, अच्छा खासा रुतबा हो गया है। अक्सर पूछ लिया करती है, कहाँ रही इतनी देर तक। आंटी नाराज हो रही थी। बॉयफ्रेंड के इन 5 सवालों से
कतराती है लड़कियां। आंटी का क्या, हर समय टोका टाकी, अपनी बेटी तो जैसे दिखाई ही नहीं देती। दामिनी भुनभुनाती, ऊपर की मंजिल में भी कमरे हैं, वहाँ भी हर कमरे में दो दो लड़कियां हैं, उनकी अपनी दुनिया है। पर आंटी की आवाज़ हॉस्टल के हर कोने में गूंजा करती है। आज छुट्टी है, लड़कियां देर तक सोएंगी। जवानी की नींद जो है, नीलिमा एक बार झांक गई है। ये लड़कियां क्या घोड़े बेचकर सो रही हैं? बड़बड़ाती हुई नीलिमा सुरेखा के कमरे के पास से गुजरी। सुरेखा की नींद खुल गई। उसे उनकी यह बेचैनी अच्छी लगी। अपनी बेटी को उठाकर देखे, ये बस यही घूमती रहती है। सुरेखा ठीक हो, लेटी रहो। जैसे ऐसा करके ही वह नीलिमा को कुछ जवाब दे पा रही हो। उधर हॉस्टल गुलजार होने लगा। गुसल खाने के लिए चिल्लापो मची। फिर सब कुछ ठहर गया। कुछ कार्यक्रम बने। मीना की चचेरी बहन लक्ष्मी नगर में रहती है, वहीं लंच का कार्यक्रम था, इसलिए सुरेखा और मीना भी चली गई। एकाएक दामिनी ने चमक कर अर्चना से कहा, चल बाहर से फोन करते हैं, अरविंद को बुला लेंगे, फिल्म देखने जाएंगे। अरविंद को बुलाने की क्या जरूरत, लेकिन अब कौन सा शो देखा जाएगा? 6 से 9 के ही टिकट मिल सकते हैं। अर्चना ने घड़ी देखते हुए कहा। तो क्या हुआ? दामिनी लापरवाही से बोली। नहीं पागल, आंटी नाराज होगी, लौटने में समय लग जाएगा। ये आंटी बस हम पर ही गुर्राती है, अपनी बेटी के लक्षण को इन नहीं देखते। रोज एक गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकती है। आंटी ही कौन सा दूध की धुली है, बड़ी रंगीन जिंदगी रही है इनकी। अर्चना, दामिनी और अरविंद दिल से फिल्म देखने हॉल में जा बैठे। खूब बातें हुई। अरविंद दामिनी की ओर झुकता जाता, सांसें टकराती। शो खत्म हुआ। कॉलेज तक अरविंद दोनों को छोड़ने आया था। वहां से दोनों टहलती हुई हॉस्टल के गेट तक आ गई। गेट खोलने को हल्का धक्का दिया। चूं चूं की आवाज आई। तैयार हो जाओ डांट खाने के लिए, अर्चना ने फुसफुसा कर कहा। क्या फर्क पड़ता है? गेट खुलते ही सामने नीलिमा घूमते हुए दिखी। शक पका गई। दोनों लड़कियां आंटी नमस्ते, दोनों एक साथ बोली। कहाँ गई थी? बहुत मन कर रहा था दिल से देखने का, अर्चना ने मिमियाती सी आवाज में कहा। यही शो मिला था फिल्म देखने को आंटी, प्रोग्राम देर से बना। दामिनी ने बात संभालने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानती। हॉस्टल का डिसिप्लिन बिगड़ाती हो, आज तुम्हारी घर पत्र डालती हूँ। नीलिमा यह कहती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। दामिनी कमरे में आते ही धम से बिस्तर में घुस गई और अर्चना गुसल खाने में चली गई। कुछ खाना वाना भी है या अरविंद के सपनों में ही रहेगी? अर्चना ने दामिनी को वैसे ही पड़ी देखकर पूछा। दामिनी वैसे ही मेज पर आ गई। राजमा, भिंडी की सब्जी और चपातियाँ। दोनों ने कुछ और गले के नीचे उतरे पानी पिया। हेमलेट के नोट्स लेकर अर्चना दिन गंवाने का अपराध बोध कुछ कम करने का प्रयास करने लगी। उसे पढ़ता देख दामिनी की रौक में कुछ टलोलने लगी। सभी के कमरे में लाइट जल रही है। जाऊंगी, 100 बार कहती हूँ मैं जाऊंगी। आंटी के कमरे की ओर से आती आवाज सन्नाटे को चीरने लगी।
बीच बीच में ऐसा कुछ होता रहता, इसकी भनक सभी लड़कियों को है। आज संवाद एकदम स्पष्ट है। बेटी की आवाज़ ऊंची होते देख आंटी को जैसे सांप घुस गया। वह खामोश हो गई। बेटी भी कुछ बड़बड़ा कर चुप हो गई। सुबह रात्रि के विषाद की छाया आंटी के चेहरे पर साफ झलक रही है। नियमित वह हॉस्टल की तरह आई, पर बिना कुछ कहे सुने ही चली गई। फाइनल परीक्षा अब निकट ही है। सुरेखा और मीना प्रैक्टिकल के बोझ से दबी रहती है। देहरादूनी लड़कियों को उन्हें देखकर ही पता चला कि गृह विज्ञान कोई मामूली विषय नहीं है। उस पर इस विषय के कई अभ्यास देखी तो आंखें खुल गई। विषय के साथ साथ सुरेखा और मीना भी महत्वपूर्ण हो गई। आजकल दामिनी भी सौरभ पटा भूल गई है, पर दिल के हाथों मजबूर दामिनी बीच बीच में अरविंद के साथ प्रोग्राम बना लेती है। पिछले दिनों के बर्थडे पर अरविंद एंड पार्टी में उसे सरप्राइज पार्टी दी। बड़े स्टाइल से उन्हें बुलाया। वहां जाकर दोनों चकरा गई। सुनहरी पत्नियों की बौछार हैप्पी बर्थडे की गुजार रात के 11 बज रहे हैं। दामिनी और अर्चना शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक्स पर नोट्स तैयार कर रही है। दोनों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। बगल के कमरे से छनकर आती रोशनी बता रही है कि सुरेखा और मीना भी पढ़ रही होगी। यहाँ पढ़ने के लिए रात ही अधिक उपयुक्त है। एकदम सन्नाटा रहता है और एक दूसरे के कमरे की दिखती लाइट एक प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न करती है। बाहर से कुछ बातचीत की आवाज़ आ रही है। आंटी की बेटी आई होगी। धीरे धीरे सबकी श्रवण शक्ति बाहर चली गई। पदचार खड़े एक असहज सन्नाटा अब आ रही है। आंटी तेज आवाज में बोली, फिर उसके साथ गई थी। मैंने तुझे लाख बार समझाया है, पर क्या तेरा भेजा फिर गया है। आप मेरी लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर क्यों करती है। ये मेरी लाइफ है। मैं चाहे जिस तरह जीऊँ, तू उसे अपना लाइफ स्टाइल कह रही है। वह एक मृग तृटा है जहाँ सिर्फ तुझे भटकाव ही मिलेगा। तू मेरी औलाद है और मैंने दुनिया देखी है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तू समझ नहीं रही है। मैं कुछ नहीं समझाना चाहती और आप समझ रही है। मेरा मुंह आप मत खुलवाओ। पापा से आपकी दूसरी शादी पता नहीं पहले वाली शादी थी। भिया चुप बेशर्म, खबरदार जो अब आगे एक शब्द भी बोला। आज नीलिमा प्रत्याशित रूप से बिफर गई। चुप रहने से क्या सच्चाई बदल जाएगी। तू क्या सच्चाई जानती है। पिता का साया नहीं था। 6 भाई बहनों के परिवार में मैं एकमात्र कमाने वाली थी। तब का जमाना भी बिल्कुल अलग था। लड़कियां दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं रात की शिफ्ट में काम करती थी। कुछ मजबूर थी, कुछ मैं नादान। यह दुनिया बड़ी खौफनाक है। बेटी तभी तो कह रही है। नीलिमा रो रही है। वे हताश हो रही है। उनकी व्यथा को सब लड़कियों ने जाना समझा। सबने फिर एक दूसरे को देखा, किंतु आज वे मुस्कुराई नहीं।